प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। आप सभी लोग एक न्यूज़ सुन रहे होंगे कि अब वैकेंसी आ रही हैं जेल प्रहरी की, एमपी पुलिस और कई वैकेंसी जैसे कि एमपी एसआई और डाक विभाग में भी एक वैकेंसी आ चुकी है जिसमें कि कोई एग्ज़ाम वगैरह नहीं है, डायरेक्ट भर्ती है। तो ये सब आप न्यूज़ लगातार सुन रहे होंगे। तो कुछ विद्यार्थियों ने एक डिमांड की थी कि सर वो जेल प्रहरी में क्वेश्चन किस प्रकार के आए थे, मतलब उसके पेपर के बारे में आप हमको बताएं। तो मैंने जेल प्रहरी का जो पिछला पेपर हुआ था उसके मैंने ये 12 क्वेश्चन आप लोगों के लिए लिए हैं। 11 क्वेश्चन का जवाब मैं दूंगा, लेकिन 12वें क्वेश्चन का जवाब आप मुझे कमेंट करके भेजेंगे। और देखिए, आप लोग अगर मेरे वीडियो लगातार देख रहे होंगे सभी वीडियो को, तो 101% आप ये पूरे 12 के 12 प्रश्नों के जवाब दे सकते हैं। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जिसका आपके पास जवाब ना हो। पहले मैंने वो क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जो मैंने लगभग वीडियो के माध्यम से आप लोगों को पढ़ा दिए हैं, और ऐसा कोई क्वेश्चन कठिन नहीं था। ये 12 प्रश्न जो मैंने लिए हैं, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। क्यों इस बात को रिपीट कर रहा हूँ कि जितने मेरे जीएस के वीडियो पड़े हुए हैं, अगर आपने ये लगातार देखे होंगे, नोट्स बनाए होंगे और तैयार किए होंगे, तो ये ऐसा नहीं कि मैंने पहले पेपर देख के बनाया हो। मतलब जो मेरा सिस्टम है, जो मिसलेनियस में पढ़ा रहा हूँ, उसमें आप अगर देख रहे होंगे तो लगातार करंट में या किसी से भी रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन कहीं ना कहीं ये 12 क्वेश्चन आपको 101% वीडियो में मिल जाएंगे। और आज से आप पिछले वीडियो देख लें, अगर आपको ये बिलीव ना हो तो पिछले सारे वीडियो निकाल के देखेंगे और इन प्रश्नों को सामने रखेंगे तो कहीं ना कहीं ये टच में होंगे। तो आप वीडियो को लगातार देखते चलें, नोट्स बनाएं, उनको तैयार करें। अब हम समय ना गवाते हुए ज़रा इन प्रश्नों का डिस्कशन करते हैं। हमारे पास पहला प्रश्न है, डायनामाइट का आविष्कारक कौन था? डायनामाइट का आविष्कारक कौन था? तो मैंने आविष्कारक जब पढ़ाए थे तो 101% ये मैंने आपको क्वेश्चन पढ़ाया होगा। डायनामाइट के बारे में सभी लोग जानते हैं, एक विस्फोटक पदार्थ है और इसका आविष्कारक है अल्फ्रेड बर्नाल्ड। कौन है बेटाओ? इसके आविष्कारक हैं अल्फ्रेड बर्नाल्ड। याद रहेगा आप लोगों को, अल्फ्रेड बर्नाल्ड। और इन्हीं के नाम पर नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। इनके नाम पर 1901 में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी और प्रारंभ में नोबेल पुरस्कार 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। अर्थशास्त्र का क्षेत्र 1969 से जुड़ा था। 1968 में प्रारंभ होने की बात हो गई थी, लेकिन अर्थशास्त्र का पहला नोबेल पुरस्कार 1969 में दिया गया। बाकी 5 क्षेत्रों में प्रारंभ से दिए जाते थे। 5 क्षेत्र कौन कौन से थे हम यहाँ पे लिखे दे रहे हैं, उसको भी डाल देंगे। चिकित्सा, शांति, भौतिकी, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, 1, 2, 3, 4 और 5वां साहित्य। ये 5 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिए जाते थे। 1901 में प्रारंभ हुए थे डायनामाइट के आविष्कारक अल्फ्रेड बर्नाल्ड के नाम पर, लेकिन 1969 में एक नया क्षेत्र जुड़ा, वो था कौन सा? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाने लगा। अल्फ्रेड बर्नाल्ड स्वीडन के थे। स्वीडन की राजधानी क्या? स्टॉकहोम। तो इस तरह से एक ही क्वेश्चन पर हम आपको डिस्कशन करते हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग टिक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, योजना आयोग का गठन कब हुआ? तो सभी लोग जानते हैं योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950, भारत की आज़ादी के बाद 15 मार्च 1950 और भारत का संविधान लागू होने के बाद 15 मार्च 1950 को गठन हुआ। लेकिन योजना आयोग एक संवैधानिक संस्था नहीं है, इसका कहीं भी भारतीय संविधान में वर्णन नहीं है। योजना आयोग का वर्णन कहीं भी भारतीय संविधान में नहीं है। इसका गठन 15 मार्च 1950 को हुआ था। योजना आयोग के पहले अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू और योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष, जो भारत के 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, गुलजारी लाल नंदा। पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम रूप से अनुमोदन कौन सी संस्था करती है? तो वो है राष्ट्रीय विकास परिषद। योजना आयोग नहीं करती, राष्ट्रीय विकास परिषद करती है।
और अब इसको समाप्त कर दिया गया है। इसको समाप्त करके 1 जनवरी 2015 से एक नया आयोग गठित हुआ है जिसका नाम है नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, NITI, नीति आयोग। तो अब आप नीति आयोग पर मुझे कमेंट करके जवाब भेजेंगे कि नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे, नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे और नीति आयोग के पहले CEO कौन थे, और वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है और वर्तमान में CEO कौन है। ये 5 क्वेश्चन आप लोगों के लिए हो गए नीति आयोग पर। तो 15 मार्च 1950 क्लियर है बेटा, ये बात तो बिल्कुल दिमाग में आ गई होगी। और ये क्वेश्चन भी हम डिस्कशन कर चुके हैं किसी ना किसी वीडियो में, तो ये भी क्लियर हुआ। ये दूसरा क्वेश्चन था। अगला प्रश्न है बैंकों का बैंक, बैंक ऑफ बैंक्स किसे कहते हैं। ये प्रश्न मैं कई बार पढ़ा चुका हूँ। जब कभी भी RBI की चर्चा होती है तब ये वाली बात हमेशा आती है, बैंक ऑफ बैंक्स, बैंकों का बैंक किसे कहते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पहले अध्यक्ष कौन थे, मतलब पहले गवर्नर कौन थे। रिजर्व बैंक का गवर्नर होता है ना, रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर कौन थे। तो आप लोग कहेंगे ओर्सवान स्मिथ, ओर्सवान स्मिथ। और रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे, CD देशमुख, CD देशमुख। और वर्तमान में 25वें गवर्नर है शक्तिकांत दास। एट प्रेजेंट शक्तिकांत दास 25 नंबर के हैं। और RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, मुंबई में इसका हेड क्वार्टर है। और 1 जनवरी 1949 को इसका नेशनलाइजेशन हुआ था, राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 को। 1949 को नेशनलाइजेशन और इस्टेब्लिश हुआ 1 अप्रैल 1935 को। तो ये भी क्वेश्चन देखो जेल प्रहरी में पूछा गया। लेकिन ये बात सभी लोग ध्यान रखना कि आज का जो परीक्षा का स्टैंडर्ड है वो ये नहीं रहेगा। ये आज से 5-6 साल पुराना स्टैंडर्ड था बेटा। अब थोड़ा और स्टैंडर्ड के क्वेश्चन आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये स्टैंडर्ड को वो छोड़ देंगे, कुछ तो मिलता जुलता आएगा कि नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन है पाटलिपुत्र को पटना नाम किसने दिया। ये भी कई बार हम पढ़ चुके हैं। पाटलिपुत्र को पटना नाम किसने दिया। तो पटना का संस्थापक तो उदयन था। पटना का संस्थापक, पाटलिपुत्र का संस्थापक पटना का नहीं बेटा, पाटलिपुत्र का संस्थापक उदयन था। उदयन जो महाजनपद काल की चर्चा थी, पाटलिपुत्र उसी समय अस्तित्व में आ चुका था। लेकिन पाटलिपुत्र को पटना नाम, जो कि इस समय बिहार की राजधानी है, ये दिया था शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम था फरीद खां। शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम क्या था, फरीद खां। फरीद खां एक शेर का शिकार करने के कारण उसका नाम शेर खां पड़ा, फरीद खां था। और शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम बिहार में है। और इसने लड़ाई किससे की थी, हुमायूं से। हुमायूं को भारत से बाहर खदेड़ दिया था। हुमायूं के लिए कहा भी गया कि लुढ़कते हुए आया, लुढ़कते हुए चला गया, और कहीं जगह होती तो वहाँ भी लुढ़कता। ये हुमायूं के लिए कथन है। और शेरशाह सूरी ने क्या कहा था कि 1 मुट्ठी बाजरे के लिए मैंने भारत का शासन खो दिया होता। ये शेरशाह सूरी का कथन है। सासाराम बिहार में इसका मकबरा है। और शेरशाह सूरी ने कौन सी रोड डलवाई थी, सूरी मार्ग डलवाया था, जिसको वर्तमान में GT रोड कहते हैं। इसका नाम लॉर्ड ऑकलैंड के कार्यकाल में सूरी मार्ग का नाम, लॉर्ड ऑकलैंड के कार्यकाल में सूरी मार्ग का नाम ग्रांड ट्रंक रोड किया गया था। इसलिए GT रोड या ग्रांड ट्रंक रोड किसने डलवाया था, तो शेरशाह सूरी ने। और शेरशाह सूरी के शासनकाल में जौनपुर को भारत का सिराज कहते थे। जौनपुर को क्या कहते थे बेटा, भारत का सिराज। शिक्षा के लिए काफ़ी प्रसिद्ध था जौनपुर। और शेरशाह सूरी के बारे में एक बात और विशेष तौर से याद रखेंगे कि शेरशाह सूरी अपनी प्रशासनिक व्यवस्था के लिए काफ़ी प्रसिद्ध था। ये बात क्लियर है सभी लोगों को। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है भोपाल गैस त्रासदी। भोपाल गैस त्रासदी के समय, भोपाल गैस त्रासदी के समय किस गैस का रिसाव हुआ था, तो मिथाइल आइसोसाइनाइड MIC गैस। गैस का क्या नाम है बेटाओ, MIC, मिक गैस, MIC मिक।
और भोपाल गैस त्रासदी 2 से 3 दिसंबर 1984 को हुई थी। 2 से 3 दिसंबर 1984। आप जो भी ये वीडियो देखें कंप्लीट, अब इस समय बताएंगे इस समय सीएम कौन थे भोपाल के, मध्य प्रदेश के सीएम, और मध्य प्रदेश के गवर्नर कौन थे, भारत के पीएम कौन थे, और भारत के प्रेसिडेंट कौन थे। इनमें से कोई भी क्वेश्चन बन सकता है। ये 4 क्वेश्चन के जवाब आप यहाँ पर भेजेंगे कि भोपाल गैस त्रासदी के समय भारत के, मध्य प्रदेश के सीएम, मध्य प्रदेश के गवर्नर और भारत के प्रधानमंत्री और भारत के राष्ट्रपति कौन थे, ये क्वेश्चन। और भोपाल गैस त्रासदी यूनियन कार्बाइड नामक फैक्ट्री में हुई थी और वारेन एंडरसन इसका अभियुक्त था। डॉक्टर बदराजन के नेतृत्व में ऑपरेशन फेथफुल चलाया गया था। ऑपरेशन फेथफुल चलाया गया था गैस पीड़ितों की रक्षा के लिए। तो भोपाल गैस त्रासदी के बारे में इतनी बातें आप याद रखेंगे। और इसको सदी की सबसे दर्दनाक घटना का नाम दिया इसी को, भोपाल गैस त्रासदी को सदी की, उस सदी की सबसे दर्दनाक घटना थी। आज भी वहाँ पर भोपाल क्षेत्र में अगर देखा जाए जहाँ पर ये हुई थी, वहाँ पर अपंग लोग पैदा हो रहे हैं। आप लोग ध्यान रखना इस बात को। इस पर काफ़ी कुछ इसके मुआवजा के कारण ये चर्चा में रहती है, तो पूछा जा सकता है अक्सर ये। अगला, भारत की सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? सिलिकॉन वैली, सिलिकॉन वैली जिससे कंप्यूटर चिप बनाए जाते हैं सिलिकॉन से, तो ये बेंगलोर में है। बेंगलोर के बारे में तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत सारी बातें मैं करंट जीएस में पढ़ा चुका हूँ। बेंगलुरु ऑफिशियल लोगो जारी करने वाला पहला शहर, बेंगलोर ऑफिशियल लोगो जारी करने वाला पहला शहर है बेंगलुरु। अब एक और ध्यान रखेंगे, इन्फोसिस का हेडक्वार्टर, इन्फोसिस का, इसरो का भी हेडक्वार्टर है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का हेडक्वार्टर है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का हेडक्वार्टर है, विप्रो का हेडक्वार्टर है, विप्रो का हेडक्वार्टर है। इतनी बात याद रखिए, इन्फोसिस, इसरो, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, विप्रो, और ऑफिशियल लोगो जारी करने वाला ये बेंगलोर पहला शहर था। इतनी बात याद रखेंगे आप सभी लोग। अगला प्रश्न है, अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति, अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति, कई लोग क्या टिक करके आते हैं, अब्राहम लिंकन नहीं थे। अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन नहीं थे। जॉर्ज वाशिंगटन कौन थे? अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? जॉर्ज वाशिंगटन। इन्हीं के नाम पर इन्हीं के नाम पर अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन के पीछे वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन डीसी डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति पूछा गया है, ये कौन थे? जॉर्ज वाशिंगटन। और याद रखेंगे, अमेरिका के वर्तमान में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो कि 45 क्रम के हैं। अमेरिका, यूएसए और कनाडा दोनों उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के देश हैं, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के देश हैं। ब्राज़ील दक्षिण अमेरिका में आता है। यूएसए, कनाडा, मैक्सिको ये उत्तरी अमेरिका के प्रमुख देश हैं। यूएसए और कनाडा के मध्य आप सभी लोग जानते हैं 49वीं पैरेलल लाइन, समांतर रेखा गुजरती है। यूएसए कनाडा के मध्य 49वीं समांतर रेखा गुजरती है। इतना भी आप लोगों को याद होगा ये सब बातें। 45वें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं और पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन। इसका प्रमुख शहर न्यूयॉर्क को गगनचुंबी इमारतों का नगर कहते हैं। न्यूयॉर्क में यूएनओ का हेडक्वार्टर है। यूनेस्को का तो पेरिस में है। यूनिसेफ का न्यूयॉर्क में है। यूनिसेफ का न्यूयॉर्क में है, आप सभी लोगों को मालूम होगा यूनिसेफ का न्यूयॉर्क में है। और यूनेस्को का पेरिस में है। यूनेस्को का पेरिस में, यूनिसेफ का न्यूयॉर्क में, यूएनओ का न्यूयॉर्क में है। अमेरिका के राष्ट्रपति पहले जॉर्ज वाशिंगटन। त्रिपुरी किस ज़िले में है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, एमपी से रिलेटेड 2 क्वेश्चन हो गए। एमपी जीएस से भी क्वेश्चन आते हैं, आप ध्यान रखिए। एमपी जीएस भी अच्छे से तैयारी करिए। त्रिपुरी मध्य प्रदेश के जबलपुर ज़िले में है और ये कलचुरी राजवंश की राजधानी थी। और एक विशेष बात कि त्रिपुरी में मध्य प्रदेश में कांग्रेस का होने वाला पहला अधिवेशन जो कि 1939 में हुआ था, 1939 में हुआ था,
कांग्रेस का मध्य प्रदेश में होने वाला पहला अधिवेशन 1939, जिसमें कि पट्टाभी सीतारमैया और सुभाष चंद्र बोस के बीच में चुनाव था। और इसमें क्या हुआ था कि पट्टाभी सीतारमैया हार गए थे। तो महात्मा गांधी ने कहा कि पट्टाभी सीतारमैया की हार मेरी अपनी हार है। तो ये सुनकर सुभाष चंद्र बोस जी ने इस्तीफा दे दिया और उन्होंने एक नई संस्था फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। बाद में उन्होंने भारत छोड़कर विदेशी लोगों के साथ, जो पहले जब ICS थे तो संबंध थे उनके, तो विदेश के माध्यम से उन्होंने आज़ाद हिंद सरकार, आज़ाद हिंद फौज में सम्मिलित होकर भारत की आज़ादी के लिए संघर्ष किया। और उन्होंने, सुभाष चंद्र बोस ने रेडियो प्रसारण में कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, देश की आज़ादी में आपका स्वागत है। तो महात्मा गांधी के लिए राष्ट्रपिता शब्द किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। और महात्मा गांधी के लिए बापू शब्द किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने। याद रखेंगे, महात्मा मिलेनियम स्मिथ और रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा कहा था। तो ये आप याद रखेंगे ये बात। त्रिपुरी अधिवेशन और पट्टाभी सीतारमैया के बारे में एक और बात याद रखना कि पट्टाभी सीतारमैया मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल भी बने हैं। और पट्टाभी सीतारमैया ने कांग्रेस का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ कांग्रेस पुस्तक लिखी है, जो मेरे विद्यार्थी पढ़ते हैं। बेटा मुझसे क्लास में अगर रूबरू होते हैं, मेरे वीडियो को देखते हैं, तो उनको कई फैक्ट इस तरह से याद हो जाते हैं। और वो जब एग्ज़ाम हॉल में बैठते हैं या किसी का जब डिस्कशन करते हैं तो उनके दिमाग में लिंक जुड़ जाती है। तो ये मेरा पढ़ाने का तरीका है। आप अगर लिंक से पढ़ेंगे तो आपको कई बातें याद रहेंगी। तो त्रिपुरी को कभी भूलेंगे? कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो कि मध्य प्रदेश में हुआ था, वो त्रिपुरी 1939, त्रिपुरी जबलपुर में। और ये सब बातें त्रिपुरी पर याद आएंगी तो कभी भूलने वाले नहीं हैं। और फॉरवर्ड ब्लॉक सुभाष चंद्र बोस का जन्म कटक में 23 जनवरी 1897। और सुभाष चंद्र बोस ने अंडमान निकोबार द्वीप को शहीद और स्वराज्य द्वीप दिया नाम। और आप लोगों को ये मालूम होगा कि वर्ष 2018 में जब सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में संघर्ष किया था, उसमें जरा आप 75 जोड़िए। उसमें जब आप 75 जोड़ेंगे तो ये कितना हो रहा है? 8, ये 1 और ये 2018 हो रहा है। सोचें ज़रा इस चीज़ को कि 1943 में आप 75 जोड़ेंगे तो 8, 11 की 1 हासिल 1, 2018 हो रहा है। तो वर्ष 2018 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा जो शहीद और स्वराज्य द्वीप नाम दिया गया था अंडमान निकोबार द्वीप समूह को, उसके लगभग 1943 से 75वीं वर्षगांठ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 3 द्वीपों के नाम नहीं बदले गए थे क्या? नील, हैवलॉक, नील द्वीप का नाम बदला गया, हैवलॉक द्वीप का नाम बदला गया और रॉस द्वीप का नाम बदला गया कि नहीं गया? रॉस को तो सुभाष चंद्र बोस द्वीप नाम दिया गया, नील को शहीद द्वीप और हैवलॉक को स्वराज्य द्वीप नाम दिया गया। अभी 2018 में ये चेंज हुआ था। तो ऐसे आप लिंक करके याद करेंगे तो सब याद हो जाता, कोई चीज़ कठिन नहीं लगती आप लोगों को। अगली बात आती है संगणक या कंप्यूटर का जनक। संगणक या कंप्यूटर का जनक कौन है? संगणक हम कंप्यूटर को कहते हैं, गणक हम कैलकुलेटर को कहते हैं। संगणक कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बाबेज। जब मैंने बहुत सारे आपको फादर्स या जनक पढ़ाए थे तो ये भी पढ़ाया होगा, संगणक का जनक चार्ल्स बाबेज। जबकि इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का जनक एलन एन ट्यूरिंग ये पढ़ाया होगा। टेलीविज़न का जनक कौन है? आप सभी लोग जानते हैं, J.L. बियर्ड, जॉनी लोगी बियर्ड। J.L. बियर्ड टेलीविज़न का जनक है। सार्क की स्थापना, सार्क और एशियान में आप लगभग अक्सर कन्फ्यूजन होता है। साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, इसकी स्थापना 1985 में हुई थी। ये पूछी गई थी स्थापना वर्ष। और आप लोगों को मालूम होगा, मैंने संगठन और स्थापना वर्ष पढ़ाए हैं, उसमें सार्क की स्थापना जरूर पढ़ाई होगी। और एशियान की स्थापना 1967, नाटो की स्थापना 1960, बहुत सारे संगठन पढ़ाए हैं मैंने। जैसे G7 पढ़ाया, G7 की स्थापना 1975, G6 था पहले 76 में वो।
G7 बना, फिर 1998 में G8 बना, फिर 2014 में दोबारा से G7 हो गया। मतलब G7 के बारे में ये जो क्वेश्चन है, आप मेरा G7 वाला वीडियो देख लेना, संगठन के सदस्य देश लिंक भेज दूंगा मैं आप लोगों को, उससे इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग भेजेंगे, इस क्वेश्चन का जवाब। तो सार की स्थापना 1985, साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। सार का मुख्यालय नेपाल की राजधानी काठमांडू में है, और आसियान का हेडक्वार्टर इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता। नाटो का मुख्यालय बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है। मैंने पढ़ा चुका हूँ, बहुत सारे संगठन के मुख्यालय पढ़ाए थे नाटो ब्रुसेल्स में आप लोगों के लिए। अगली बात आती है क्रिकेट का कीनन स्टेडियम। क्रिकेट का कीनन स्टेडियम तो कीनन जमशेदपुर में है। अब आप ये बताएंगे कि जमशेदपुर भारत के किस राज्य में स्थित है। कीनन स्टेडियम जमशेदपुर में है। ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर में है। ग्रीन पार्क लिखते चलें, नोट्स भी बनाते चलिए। ग्रीन पार्क कानपुर में है। ईडन गार्डन कलकत्ता में है। बारावती स्टेडियम कटक, बारावती कटक, और फिरोजशाह कोटला मैदान नई दिल्ली में है। अब आपके पास अगर थोड़ा सा भी IQ होगा, दिमाग होगा, करंट GS को पढ़ रहे होंगे, D10 या D11 या G10 या G11 की जो चर्चा चल रही है उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन ऐसे आया था कि निम्न में से G7 का सदस्य कौन सा नहीं है। G7 का सदस्य नहीं है जर्मनी, ब्रिटेन, कनाडा, चाइना। ये 4 आपके लिए नाम दिए थे। ये क्वेश्चन भी जेल प्रहरी में पूछा गया था। इस समय मेरे बहुत सारे स्टूडेंट सिलेक्ट हुए थे, और इस समय एक मेरे स्टूडेंट है अटल शर्मा। अटल शर्मा की एक साथ 4-4, 5-5 जॉब का ऑफ़र आया था। तो मैं ये कोशिश करूँगा कि अटल जी के पास ये मेरी लिंक जाए और वो इसमें कमेंट भेजें। अटल जी के पास मैं ये भेजूँगा, ये कमेंट भेजें और आप उनसे रूबरू हो सकें। वो अपना नंबर भी देंगे तो आप लोग उनसे भी परिचय कर सकें। अटल शर्मा जेल प्रहरी में सिलेक्ट हुए थे मेरे स्टूडेंट, तो उस समय का ये पेपर था जिस वर्ष वो सिलेक्ट हुए थे। तो ये क्वेश्चन है, और भी अगले वीडियो में और कई क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।